नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश विदेश की खास खबरें। इजराइल और ईरान के बीच जंग के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर 200 से अधिक मिसाइलें दागी है। ईरान की ओर से की गई इस कार्रवाई के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने मिसाइल दागकर बहुत बड़ी गलती की है। यरूशलेम में सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल पर किया गया हमला विफल रहा। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि इजराइल का मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में सबसे उन्नत है। इसी के बदौलत ईरानी हमले को विफल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि जमैका की विकास यात्रा में भारत एक भरोसेमंद साझेदार रहा है। भारत इस कैरिबियाई देश के साथ डिजिटल, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, बायोफ्यूल, नवाचार और स्वास्थ्य समेत कई क्षेत्रों में विशेषज्ञताएं साझा करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बातें जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस के साथ द्विपक्षीय वार्ता में कही। वार्ता के बाद संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि उन्होंने और होलनेस ने क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। इस बात पर सहमति जताई कि सभी तनाव और विवादों को वार्ता के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। भारत और जमैका इस बात पर सहमत है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत सभी वैश्विक संस्थाओं में सुधार आवश्यक है। अमेरिकी थिंक टैंक कैरेनेसी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, जहां तक चीन के साथ हमारे संबंधों की बात है तो यह एक लंबी कहानी है। संक्षेप में कहे तो सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे बीच समझौते थे। चीन ने उनका उल्लंघन किया। हमने सेनाओं को अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर रखा है और उनसे तनाव पैदा हो रहा है। अमेरिकी थिंक टैंक कैरेनेसी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री ने कहा, जहां तक चीन के साथ हमारे संबंधों की बात है तो यह एक लंबी कहानी है। संक्षेप में कहे तो सीमा पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए हमारे बीच समझौते थे। चीन ने उनका उल्लंघन किया। हमारी सेनाओं को अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर रखा है और उनसे तनाव पैदा हो रहा है। जब तक अग्रिम मोर्चों पर तैनाती का मसला नहीं सुलझता, तनाव बना रहेगा। अगर तनाव रहेगा तो बाकी रिश्तों पर भी स्वाभाविक रूप से असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए लगातार प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य देखभाल पर प्रति व्यक्ति सरकारी खर्च जो 2013-14 में 1042 रुपये था, 2021-22 में 3 गुना बढ़कर 3170 रुपये हो गया है। यह वृद्धि भारत की स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। देश के इतिहास में पहली बार स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च निजी खर्च से अधिक हो गया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार देश में स्वास्थ्य देखभाल पर कुल खर्च में सरकारी स्वास्थ्य की हिस्सेदारी 2013-14 में 28.6% से बढ़कर 2021-22 में 48% हो गई है। वही इस अवधि में स्वास्थ्य देखभाल पर निजी खर्च 46.2% से घटकर 39.4% हो गई। यह बदलाव लोगों पर वित्तीय बोझ को कम करने के, नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को दर्शाता है। केक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। जब भी कोई खुशी का पल आता है तो हम केक काटते हैं, लेकिन जब तक केक आपकी बीमारी का पर्याय बन जाए तब आप क्या कहेंगे। बेंगलुरु में केक की 12 किस्मों में कैंसर पैदा करने वाले तत्व मिले हैं। वहीं अब कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की सलाह दी है। अन्न विभाग ने राज्य में बेकरियों द्वारा तैयार केक में संभावित कैंसरकारी तत्वों को उपयोग के संबंध में एक गंभीर चेतावनी जारी की है। विजयवाणी की रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु की कई बेकरियों के केक पर किए गए परीक्षणों से पता चला है कि 12 अलग अलग किस्मों के कैंसर पैदा करने वाले तत्व होते हैं। वहीं कर्नाटक खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता विभाग ने बेकरियों से खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों का पालन करने का आग्रह किया है और इस बात पर जोर दिया है कि कृत्रिम रंग न केवल कैंसर के खतरे को बढ़ाता है बल्कि विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में भी योगदान दे सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। हरियाणा के हांसी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, छोटे छोटे बच्चे अलग अलग वेशभूषा में है, राम लक्ष्मण की वेशभूषा में है, कोई भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में नहीं है। लगता है आपने तय कर लिया है कि रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण की वेशभूषा में केवल कांग्रेस के लोगों को रहना चाहिए। सीएम ने कहा कि कांग्रेस जो काम 65 वर्षों में नहीं कर पाई, भारतीय जनता पार्टी ने मात्र 2 वर्षों में करके राम मंदिर बनवा दिया। राम की संस्कृति को कोसने वाला व्यक्ति वही होगा जो राम की संस्कृति को न मानता होगा। जो राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं।
अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी राज्य विधानसभा चुनाव से पहले बुधवार को हरियाणा के सोनीपत में एक रैली करने के लिए तैयार है। इसके पहले एक्स पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि हरियाणा के लोग भारतीय जनता पार्टी को राज्य चुनाव में निर्णायक जीत देने के लिए तैयार है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि हरियाणा ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को भारी बहुमत से जिताने का पक्का इरादा कर लिया है। लोकतंत्र के उत्सव में उत्साह और उमंग के साथ इस माहौल के बीच कल दोपहर 12 बजे सोनीपत की रैली में जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिले। हरियाणा में साल 2005 से 2014 तक मुख्यमंत्री रहे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज्य में फिर कांग्रेस की सरकार बनने को लेकर आशान्वित है। अपनी उम्मीद और दावे की वजह वह भाजपा सरकार की 10 साल की विफलताओं को गिनाते हुए कहते हैं कि 2014 से 2024 तक प्रदेश की जनता ने भाजपा को काम करने का मौका दिया, लेकिन भाजपा ने जनता की उम्मीदों को विपरीत हरियाणा का विकास, प्रति व्यक्ति आय, रोजगार, स्वास्थ्य व शिक्षा सेवाओं और औद्योगिक निवेश में काफी पीछे धकेल दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने जिस हरियाणा को हंसता खेलता और आगे बढ़ता खुशहाल हरियाणा बनाया था, भाजपा ने अपने कार्यकाल में उस हरियाणा को नशे में उड़ता हरियाणा बना दिया है। प्रचार के दौरान वह नॉन स्टॉप हरियाणा के नारे फुल स्टॉप हरियाणा बनाते हुए भाजपा को घेरते नजर आए। कश्मीर में तेज विकास से लोगों के जीवन में खुशहाली का संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को श्रीनगर में महारैली को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। उसके बाद वह कटड़ा में हुंकार भरेंगे। प्रधानमंत्री की श्रीनगर रैली भाजपा के लिए बहुत मायने रखती है। पार्टी ने विरोधी दलों के गढ़ में भाजपा की बुनियादी को मजबूत बनाकर वहां पर कमल खिलाने की तैयारी की है। जम्मू संभाग में सशक्त भारतीय जनता पार्टी ने इस समय कश्मीर के गुरेज, करनाह, शोपिया, हपकदल व पहगाम विधानसभा सीट जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। कश्मीर के भाजपा के 19 उम्मीदवारों में से 8 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला बुधवार को ईवीएम में बंद हो गया। अब प्रधानमंत्री श्रीनगर में अपनी महारैली से दूसरे व तीसरे चरण में पार्टी के 11 उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करने के लिए लोगों से सहयोग मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को डोडा जिला से जम्मू कश्मीर में आए सुखद बदलाव का संदेश देंगे। पिछले करीब 45 वर्ष में किसी प्रधानमंत्री की डोडा में यह पहली जनसभा होगी। एक समय आतंक का केंद्र रहे डोडा जिले को प्रदेश सरकार अब पर्यटन के केंद्र के तौर पर विकसित करने के प्रयास में जुटी है। यही वजह है कि इस क्षेत्र को फिर से निशाना बनाने का प्रयास हो रहा है। बता दें कि इससे पहले 1979 में इंदिरा गांधी ने डोडा में जनसभा को संबोधित किया था। डोडा जिले में पहले चरण के तहत 18 सितंबर को मतदान होना है। प्रधानमंत्री के 2 घंटे के इस चुनावी दौरे से भारतीय जनता पार्टी ने डोडा और उसके आसपास की 8 सीटें जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश की कुल 90 सीटों के लिए 3 चरण में मतदान होगा। आज के लिए इतना ही। लेटेस्ट न्यूज के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। राजू दादाला मुलगी मी तुला बोलले होते ना मुलगी होणार म्हणून। तू बोलली होती बर का। आता मी तुला 5,000 रुपये देणार आहे। मी पहिली शाळेत घातलं की 6,000 रुपये आणि हो जेव्हा ती 6वीत जाईल ना तेव्हा 7,000 रुपये आणि 11वीत जाईल तेव्हा 8,000 रुपये मी तिला देणार आहे। एवढंच नाही, ती 18 वर्षाची झाली की 75,000 रुपये द्यायला मी तयार आहे। एवढे पैसे? आता तुम्ही सगळे मिळून माझी चेष्टा करताय ना? नाही रे दादा, तुला फक्त जवळपासच्या अंगणवाडीमध्ये जाऊन लेक लाडकी योजनेमध्ये तुझ्या मुलीच्या नावाची नोंदणी करायची। एवढंच करायचं होय? धन्यवाद बर का माझ्या लेकींना। या लहान मुलींप्रमाणेच आपल्या जवळच्या गरजू लोकांना लेक लाडकी योजनेची माहिती देऊयात आणि आपल्या लेकींचे उज्ज्वल भवितव्य घडवण्यासाठी हातभार लावूया। लाडक्या लेकीच्या पंखांना बळ हीच आहे महाराष्ट्र सरकारची